चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का नया टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पूरा पहले थियोरेटिकल पार्ट को जो डेरिवेशंस है उन सबको एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहला कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं इट इज ए काइंड ऑफ फ्लो और ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सिंपली, और ऐसे तो डिफाइन कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा रिकॉल करते हुए, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सिंपली मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बकेट है, एक बाल्टी जिसमें पानी आप गिरा रहे हो। तो ये जो वाटर का लेयर है ये इंटर कर रहा है और इसके बकेट के सरफेस एरिया पर स्ट्राइक कर रहा है। तो ये जो वाटर लेयर है इसको फील्ड लाइन समझ लो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू दिस सरफेस। यदि इस पूरे बाल्टी का सरफेस एरिया एस है और ये छोटा सा सेगमेंट एलिमेंट्री पोर्शन डीएस, और डीएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि एरिया वेक्टर एंड डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, इसलिए डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस एन कैप लिखते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड डीएस होता है और एन कैप इसके डायरेक्शन को बताता है नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये जो डॉटेड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अपोजिट है तो 180 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में ये फ्लक्स हो गया। अब सपोज हमने बकेट को इस तरह से रख दिया, थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ये सरफेस है तो नॉर्मल तो ये चला गया इसका, और फील्ड लाइंस ऐसे, फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को नहीं बदला, इसका मतलब ये एंगल थीटा बनाया। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, ये डीएस है तो डीएस एन कैप, तो डीएस का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले ले, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले, दो में से कोई एक काम करेंगे। यदि हम एरिया वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा, और यदि ई का कंपोनेंट ले लेंगे तो ई कॉस थीटा इनटू डीएस। तो दोनों कंडीशन में क्या बन गया, ई डीएस कॉस थीटा। इसका मतलब इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ई डॉट डीएस। तो फ्लक्स किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही है सरफेस, ये पूरा सरफेस डीएस है, इस छोटा सा पार्ट को डीएस मान लिया, ई और डीएस के बीच का एंगल थीटा है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा, और फाई पूरा लिया तो क्लोज इंटीग्रेशन, इस पार्ट को क्लोज इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देते ई डॉट डीएस। अब एरिया वेक्टर ही बताए कि इट इज द एरिया एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस एंड टेकन इन द डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड और आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक यही है। अब जैसे मान लो कि कोई सरफेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक सरफेस वाई जेड में लाई कर रहा है, एक जेड एक्स में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, यदि ये छोटा सा सेगमेंट डीएस मान लोगे तो डीएस एक्स वाई पर परपेंडिकुलर के, तो डीएस के कैप, एन की जगह पर के कैप। वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका नॉर्मल क्या हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, एक्स जेड में लाई कर रहा है एक्स जेड में तो जे कैप आ जाएगा। वही यहां पर इसी को हमने पहले डीएस को एक पूरा सरफेस ले लिया तो डीएस एन कैप, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहां पर लिख देंगे एक्स वाई प्लेन में, तो डीएक्स डीएस के कैप,
वाई जेड प्लेन में तो ds आई कैप, जेड एक्स प्लेन में तो ds के कैप। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंटिन्यू करते हुए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, जैसे कि एग्जांपल ले ले, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। अब सिलिंड्रिकल सरफेस के 3 सरफेस हो गए। अब तीनों सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर ले। एक सरफेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो ब्लैक कलर है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये फील्ड हो गया, ये एन कैप, तो एन कैप नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फील्ड हो गया, ये एन कैप। ये हमारा फील्ड हो गया, ये एन कैप। अब यहां पर फर्स्ट सरफेस के लिए यदि आओगे तो क्या लिखोगे? फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई। यदि एक्स के अलॉन्ग है तो ई डॉट डीएस होता है, तो ई आई कैप डॉट डीएस का भी डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग, तो ये क्या बन गया? ई डीएस बन गया प्लस थ्रू सरफेस 1 प्लस थ्रू सरफेस 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहा, ई आई कैप डॉट डीएस माइनस आई कैप मीन्स माइनस ई डीएस। अब प्लस 3 सरफेस के लिए आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? जे आई डॉट जे 0। तो इसका मतलब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन में हो, एक डायरेक्शन में हो, तो पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईडीएस का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो नेगेटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईडीएस के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए, जीरो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जब भी फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट हो रहा तो पॉजिटिव फ्लक्स देगा, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रहा तो नेगेटिव फ्लक्स देगा। ये चीज दिमाग में रखनी है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन है ये प्लस थ्रू सरफेस 1, तो हम ई डॉट डीएस लिखा तो यहां पर ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डीएस की जगह पर। सेकेंड सरफेस का नेगेटिव फ्लक्स, थर्ड सरफेस का फ्लक्स 0। ठीक, इसी तरह से एक एग्जांपल और ले ले। यहां पर जैसे एक क्यूबॉइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है। अब यहां पर फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर फेस का तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये वाले सरफेस के लिए बी सी जी एफ के लिए नॉर्मल का ये डायरेक्शन, एच ई एफ जी के लिए नॉर्मल का ये डायरेक्शन, ई एच डी ए का नॉर्मल इधर हो गया, ए डी सी बी का नॉर्मल इधर, और एक फेस आपका ई एफ बी ए नॉर्मल आउटवर्ड, डी सी जी एच का नॉर्मल इस डायरेक्शन में। तो सारे वाले सरफेस का लिख दो ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में देख लो, ए बी सी डी का नॉर्मल किधर है? नेगेटिव वाई की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? एक्स, तो ई आई कैप डॉट माइनस डी जे कैप आई डॉट जे 0 प्लस थ्रू ए बी सी डी 0। अगेन ई एफ जी एच, ई एफ जी एच में आ जाओ, नॉर्मल किधर है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो डी एक्स जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप 0 हो गया आई डॉट जे। नेक्स्ट आ जाओ ए डी एच ई, ए डी एच ई नॉर्मल नेगेटिव एक्स की तरफ, तो माइनस आई कैप ई डी एस आ गया। नेक्स्ट आ जाओ बी सी जी, बी सी जी एफ नॉर्मल पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो ई डॉट डी एस आ जाएगा। ठीक, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई का नॉर्मल इधर, और ये नॉर्मल किधर? पॉजिटिव जेड की तरफ, तो के कैप आई डॉट के 0। नेक्स्ट डी सी जी, नेक्स्ट आ जाओ क्या है? डी सी जी एच, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसलिए माइनस के कैप 0। आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट है, जैसे एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस को एस से रिप्रेजेंट किया, और यहां एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया डीएस, तो ई और डीएस के बीच एंगल थीटा, तो क्लोज सरफेस इज लाइंग इन इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ds, और क्लोज इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे हम लोग। तो जब भी हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस सर का हमने पिक्चर भी डाल दिया है, देखिए। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। जितना भी क्लोज सरफेस के अंदर वो जो चार्ज इनक्लोज होगा Q/ε0। तो फ्लक्स E डॉट ds होता है, तो E ds लिख दिया F फाई की जगह पर, और नेट चार्ज इनक्लोज बाई ε0। तो यहां इसका मतलब फाई इज न्यूमेरिकली इक्वल टू E ds विच इज इक्वल टू Q/ε0। क्लियर, ये हो गया गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को जैसे मान लो आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आपको एक सिंपली चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो चार्ज को हमने इनक्लोज कर दिया बाय द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। और यहां पर गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट यह है, ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा सरफेस हमको लेना है जो गिवन चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इनक्लोज करता है। तो एक पॉइंट चार्ज है, इसको इनक्लोज करने के लिए एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, और इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और रेडियली आउटवर्ड। यहां इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन नेचर। अब मान लो किसी तरह से एक लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, तो लाइन चार्ज को हम इनक्लोज करेंगे तो हर एक आइसोलेटेड चार्ज का एक स्फीयर बनेगा, फिर इसका स्फीयर, इसका स्फीयर, इसका स्फीयर, और इसका लोकस बना दे तो ये सिलिंड्रिकल शेप बन जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी तरह से मान लो कि एक प्लेन शीट है, अब ये प्लेन शीट को हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो हर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव स्फीयर बनाएगा, स्फीयर बनाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गया। इसका भी इधर स्फेरिकल बनाया, स्फेरिकल बनाया, इसका मतलब इट इज बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस। तो एक का फिर लाइंस इधर हो जाएगा, ये भी सिलिंड्रिकल बनेगा। एक तरह से यहां पर ये फिर लाइंस रेडियली आउटवर्ड, इधर भी फिर लाइंस रेडियली आउटवर्ड, इसका नॉर्मल एन कैप, इसका नॉर्मल एन कैप, इसका मतलब दो सरफेस से ये इनक्लोज, दो पैरेलल फेसेस से इनक्लोज हो रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये गिवन चार्ज को क्या करना चाहिए, इनक्लोज करना चाहिए, और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। इसका मतलब स्फेरिकल के लिए दूसरा स्फेरिकल बनेगा, ठीक। तो ये गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसी बेसिस पे यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, अब एक चार्ज क्यू है, इसको इनक्लोज किया, इस एरिया वेक्टर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई ε0 Q/r² हो गया। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दो, तो 1/4 पाई ε0 Q/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, r कैप डॉट ds। अब ds का भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब ये भी r कैप के लॉन्ग है, तो ये r डॉट यूनिट वेक्टर a डॉट b, a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 1 देगा। तो Q/4 पाई ε0 r²। अब बच गया ds का इंटीग्रेशन,
डीएस का इंटीग्रेशन ये गॉसियन सरफेस का पूरा सरफेस एरिया, तो क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर इंटू 4πr² हो गया। आर स्क्वायर कैंसिल, 4π कैंसिल, इट इज इक्वल टू क्यू बाई ε0। आगे समझ में? पूरा गॉस थ्योरम को इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज वैलिड फॉर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबके लिए गॉस थ्योरम का या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। फ्लक्स विल बी सेम। नेट चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस इज जीरो। यदि नेट चार्ज इनक्लोज किया वो जीरो है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट चार्ज 0/ε0 मीन्स जीरो। इसी तरह से कोई चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस उसको इनक्लोज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका फ्लक्स जीरो। तो नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक, फॉर ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यदि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके अंदर में डाल दिया तो फ्लक्स हम लोगों ने किस फॉर्म में निकाला है? फ्लक्स निकाला है φ=q/ε0। कब है ये? फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए। यदि आप इसको मीडियम में निकालोगे तो φm करोगे, q/ε हो जाएगा। और इसको क्या लिखते? k टाइम्स ऑफ ε0। इसका मतलब q/ε0 डिवाइडेड बाई k। इट इज फ्लक्स इन द फ्री स्पेस और एयर। तो जो एयर में फ्लक्स है उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको याद रखना है कि फ्लक्स इन द मीडियम q/k∈0। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये कि जैसे मान लो कि एक सरफेस है S1 जिसका रेडियस R1 है, उसने चार्ज Q को इनक्लोज किया हुआ है, और दूसरा सरफेस S2 जिसका रेडियस R2 है, 2Q चार्ज को इनक्लोज किया है। यदि दोनों के फ्लक्स का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, नेट चार्ज कितना इनक्लोज? q/ε0। फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 ने कितने चार्ज को इनक्लोज किया? 3Q को, तो 3Q/ε0। तो रेशियो निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, यही चीज है। फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, रेशियो 1:3। अब इसी तरह से एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज Q है। अब इसके कितने फेसेस है? तो पहले तो फ्लक्स निकाल ले इंटायर शेप का। तो चार्ज यहां पर सेंटर पे है तो फ्लक्स टोटल क्या आ गया? टोटल चार्ज इनक्लोज बाई q/ε0। ठीक, यदि ईच फेस, तो 6 फेसेस होते हैं तो हर फेस का कंट्रीब्यूशन हो गया q/6 q/6 q/6, सबको ऐड करोगे 6 फेसेस है तो q बनेगा, इसलिए हर एक फेस का q/6। इसी तरह से आप निकालोगे कॉर्नर, कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर को q/8 मिला, q/8 मिला, सबका सब q। ठीक, नेक्स्ट आ जाए एज, कितने एजेस होते हैं? 12, तो q/12ε0। ये सब रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है, तभी प्रॉब्लम बनेगा। अब जैसे एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब ये वाला जो एरो है वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू एरो है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी फील्ड लाइंस है, चूंकि यहां पर फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड दिखा रहे हैं और ये आउटवर्ड सो ये कर रहा है कि टोटल फ्लक्स जीरो होगा। तो अब कैसे हम लोग फ्लक्स जीरो, नेट फ्लक्स जीरो। अब इसमें कौन कौन सा शेप है? यहां पर एक शेप ये सर्कुलर है और एक कर्व्ड है, तो यहां पर फाई की जगह पर लिख देंगे फाई कर्व्ड प्लस फाई सर्कुलर इज इक्वल टू 0। अब हमको कर्व सरफेस का निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज इक्वल टू -φ
थ्रू सर्कुलर सरफेस। अब सर्कुलर सरफेस ये है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। देख लो, है। इसको आप ले लो जे कैप डॉट, इसका सर्कुलर का सरफेस एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो यस नो। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या आ गया? माइनस जे कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली क्या आ गया? जे डॉट जे वन, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स हो जाएगा ए इंटू पाई आर स्क्वायर। देख लो, ये रिजल्ट है कर्व सर्कुलर का नेट प्लस 0 और ये पाई आर स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, आप यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हो और एंगल से ही बना सकते हो। अब आ जाओ जितने हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स का, अब उससे रिलेटेड हमारा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन क्या आएगा? तो जैसे पहला डेरिवेशन हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलिंड्रिकल होगा। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब इसके हम लोगों ने फेस ले लिए सिलिंड्रिकल सरफेस का, एक फेस यहां हो गया, एक फेस यहां और एक फेस यहां। तो सबका फ्लक्स निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, सिंपल, कि कंसीडर ए लीनियर चार्ज, या एक कंसीडर ए लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda which is equal to q by l. To calculate electric field we consider a Gaussian surface. तो Gaussian surface कैसा है? सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल Gaussian surface of radius r and length l. ठीक। By symmetry E has same magnitude. या simply electric field has same magnitude at all points on the Gaussian surface. ये लिख दिया। Finally, hence the total flux linked with the surface. तो कितने सरफेस? 3 surfaces. तो फ्लक्स यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। तो पहला सरफेस ऊपर है EDS1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सेकेंड सरफेस मान लो नीचे वाला ही ले लिया या ये ले लिया, EDS2, एंगल 0 डिग्री। यहां पर EDS3 एंगल कितना? 90 डिग्री। तो तीनों फ्लक्स को गया 5 1 5 2 5 3। E डॉट DS1 EDS3, EDS1 cos 90, EDS2 cos 0, EDS3 cos 90। तो 90 वाला पार्ट 0 हो गया, बच गया EDS2, और DS2 इसका सरफेस एरिया कितना बन गया? 2 पाई RL। देन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। ये 2 बार लिखा गया, ये गलती है, यहां पर L होगा, Q by L, जो कि लेमडा के फॉर्म में आ जाएगा। आर लिखा गया गलती से, कोई बात नहीं। तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q by L को लेमडा कह देंगे, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा Q by L लेमडा बाई आर। ठीक है, यही आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक डेरिवेशन ये हो गया। दूसरा अब आ जाओ प्लेन शीट का। अब प्लेन शीट के लिए चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, क्या कहा? 2 सरफेस हो जाएंगे, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस DS1 और EDS2 दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। दोनों के केस में दोनों का फ्लक्स ऐड हो जाएगा। तो यहां पर वैसे ही कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट of surface charge density sigma. Clear? To calculate electric field, we draw a Gaussian surface with 2 parallel faces. E has same magnitude at all points.
तो देन फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस फाई ए, तो एक सरफेस ए एक सरफेस बी, तो फाई ए प्लस फाई बी ई डॉट डी एस वन ई डॉट डी एस टू, ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री। अब दोनों कॉस 0 डिग्री दोनों ऐड हो गया और डी एस वन डी एस टू दोनों न्यूमेरिकली इक्वल, इसलिए 2 ई डी एस। डी एस मतलब टोटल सरफेस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एस आ गया तो 2 ई एस। अब यहां पर फाई का वैल्यू क्या है, फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू एस। अब सर चार्ज बाई सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ई, और ये सिग्मा कहलाता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 ई हो गया, देन ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ में क्लियरली? तो यहां तक कीजिए, कल थोड़ा सा पार्ट और रह जाएगा थ्योरेटिकल, और कल प्रॉब्लम सेशन भी हो।